तो भाई एक बार फिर से सभी जो प्रिय मित्र हैं, मेरे छोटे बड़े भाई हैं, सभी जुड़ जाओ भी क्लास में। और आज एक नया सेशन, एक नया जोश और जुनून के साथ में करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि राज सर अभी आपको फटाफट सेशन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? फटाफट सेशन करवा रहे हैं। तो फटाफट सेशन का मजा लीजिए। और अगर क्लास से अच्छी लगे तो इस क्लास को शेयर भी आपको करना चाहिए। कर रहे हो क्या? इस मेरी क्लास को कौन कौन शेयर करता है, कौन कौन लाइक करता है, कमेंट सेक्शन में बताओ देंगे। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। गजब का सेशन यहाँ पर रहने वाला, ठीक है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। प्रश्न एक है भाई, बिना कुछ देरी किए तुरंत शुरू कर देते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए शिक्षार्थी के लिए सबसे आवश्यक क्या होगा? केवल वाहन का पंजीकरण, व्यावसायिक निर्देश, एक वैध शिक्षार्थी लाइसेंस, 6 महीने के भीतर ड्राइविंग टेस्ट के लिए आवेदन। तो सड़क पर जब आप गाड़ी चलाते हैं तो शिक्षार्थी लाइसेंस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वैध शिक्षार्थी लाइसेंस, और इसको आप लर्निंग लाइसेंस भी बोलते हैं। इसका उल्लेख है मोटर वाहन अधिनियम, इसकी जो धारा 8 है, धारा 8 में किया गया है। इसमें ऐसा किया गया, आप जो गाड़ी चलाओगे उस गाड़ी के ऊपर एक वाइट कलर का क्या होगा, एक बोर्ड होगा, और इस वाइट कलर के बोर्ड पर एल बना होगा, और इस एल का कलर जो होगा रेड होगा, ठीक है। इस बोर्ड का जो आकार होगा 18x18 का होगा। इस एल की हाइट 10 होगी, चौड़ाई यहाँ पर एल की 9 होगी, और इसकी जो मोटाई है 2 होगी। इस टाइप से एल का भी आकार होता है, ध्यान रखना है। लर्निंग लाइसेंस के लिए जो आप अप्लाई करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म अप्लाई 2 में होता है, और जारी करने की बात है तो जारी यहाँ पर फॉर्म संख्या 3 में होता है। किसमें? 3 में किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के चश्मे को रात में वाहन चलाते समय नहीं पहनना चाहिए? तो सीधी सी बात है, एक रंगा हुआ चश्मा आपको नहीं पहनना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है, आपके आंतरिक दर्पण से लटकने वाली वस्तुएं। आंतरिक दर्पण का मतलब है आपकी गाड़ी जो है, गाड़ी के बीच में यहाँ पर एक दर्पण होता है, आप सभी को पता है। इस दर्पण के पास में हम नींबू, मिर्च ऐसा लटका देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्या है, लगातार हिलती रहती है, और ड्राइवर का जो ध्यान है वो भंग करती है। तो क्या करेगी? अपने दृष्टिकोण को प्रतिबंधित करती है और अपना ध्यान विचलित करती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंटल केस हो सकते हैं। ड्राइविंग करते समय थकान को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप थकान को दूर कैसे कर सकते हैं? अगर अभी थकान है तो यार दिक्कत क्या है, आराम के लिए रुक जाओ। क्या है? आराम के लिए रुकें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से जो कथन है वो सत्य बताना, इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना आपको, ठीक है। पैदल, यहाँ पर है, पैदल चलने वालों का सड़क पर कोई विशेष अधिकार नहीं है। गलत है भाई ये, है ना। आपको केवल जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों को रास्ता देना चाहिए। आप ड्राइवर हैं, आप केवल यात्रियों को जेब्रा क्रॉसिंग पर रास्ता दें। केवल शब्द हमें अच्छा नहीं लगता भाई, ड्राइवर को केवल शब्द यहाँ पे गलत हो जाएगा। पैदल चलने वालों के पास जेब्रा क्रॉसिंग के साथ साथ अनियंत्रित पैदल यात्री क्रॉसिंग पर भी रास्ते का अधिकार होता है। बिल्कुल, जो पैदल यात्री है वो आपकी मनमर्जी से कहीं से भी यात्रा, वो सड़क को पार कर सकता है, याद ना, हालांकि उसका अधिकार नहीं है, लेकिन वो अगर करता है तो एक ड्राइवर का कर्तव्य है कि उसको रास्ता दे, ठीक है ना। क्योंकि अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है आसपास में, तभी तो वो सड़क को पार कर रहा है ना। अगर पार कर रहा है तो एक ड्राइवर को एक अच्छा आदमी बनना है, और ड्राइवर को यहाँ पर क्या है, अगर वो अनियंत्रित पैदल पार पथ से भी अगर यात्री क्रॉसिंग कर रहा है तो उसको रास्ते का अधिकार है, उसको यहाँ पर सड़क को पार करने देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ड्राइवर को एक अच्छा आदमी बनना है, पहली बात तो ये, कोई भी जवाब दो ना आप तो अच्छा आदमी बनना है आपको। एक पैदल यात्री एक अचिन्हित क्रॉस वॉक में एक अंतरखंड पर एक सड़क पार कर रहा है, तुम्हें करना चाहिए। एक पैदल यात्री अगर एक अचिन्हित, यानी जहां पर चिन्ह नहीं किया गया है या जहां पर चिन्हित रेखाएं नहीं बनाई गई है जेब्रा क्रॉसिंग के लिए, फिर भी वो पार कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? पैदल यात्री को राइट ऑफ वे प्रस्तुत करना चाहिए, मतलब सही मार्ग उसको प्रस्तुत करना चाहिए। आपको बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, समझ गए ना। प्रश्न संख्या 7 है, अपनी कार को स्किड यानी क्या होता है भाई? स्किड यानी होता है फिसलना, स्किड यानी फिसलना, स्लिप करना, ठीक है। तो यहां पर स्किड से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्टीयरिंग व्हील को उस दिशा में घुमाएं जिस दिशा में कार फिसल रही है। ये मैंने कई बार आपको बता दिया है, 1 पहिया, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया। ये 4 पहिए गाड़ी के भाई, और ये आपकी गाड़ी है, ठीक है। अब गाड़ी देखो, ये रियर एंड है और ये फ्रंट एंड है, पहली बात तो। अब इसमें गाड़ी पीछे से अगर इधर स्लिप हो रही है, अब आप अगर राइट में मोड़ते हैं, राइट में मोड़ेंगे तो गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ज़्यादा फिसलेगी, और लेफ्ट में मोड़ते हैं तो गाड़ी स्किड से बाहर आ जाएगी। तो आपको स्टीयरिंग को उसी दिशा में घुमाना है जिधर गाड़ी फिसल रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया भाई? कमेंट सेक्शन में बताओ, आया नहीं आया समझ में, पहले ये बताओ भाई।
सड़क पर दोहरी ठोस रेखाएं, डबल ठोस रेखाएं हैं। अगर लगातार डबल रेखाएं हैं तो इनका मतलब क्या होता है? आप ओवरटेक करते समय लाइन सीमा पार न करें। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ओवरटेक कर सकते हैं लेकिन करते समय इन रेखाओं को पार नहीं कर सकते। डबल ठोस रेखा की बात हो रही है यहां पे, डबल ठोस रेखा। समझ में आ रहा है ना भाई? ठीक है। लर्निंग लाइसेंस धारक के रूप में आपको वाहन नहीं चलाना चाहिए। क्या नहीं चलाना चाहिए? 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रात को एक स्थायी लाइसेंस धारक के बिना, इनमें से कोई नहीं। तो आप जब भी लर्निंग लाइसेंस धारक हो और गाड़ी चला रहे हो तो आपके पास में एक ट्रेनर होना चाहिए, उसके बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको इनमें से किस अवसर पर अपना वाहन रोकना चाहिए? दुर्घटना में शामिल होने पर, एक लाल ट्रैफिक लाइट पर, जब एक पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा करने का संकेत दिया जाता, मतलब रुकने का संकेत दे, इन सभी अवसरों पर आपको गाड़ी रोकनी चाहिए। अगर आप लाल ट्रैफिक लाइट को पार करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगता है। कौन सी धारा और कौन सा कितना जुर्माना लग सकता है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बताएं, देखें। अपने सामने यात्रा करने वाले वाहन से आपको कितनी दूरी रखनी चाहिए? यानी आपके सामने कोई गाड़ी चल रही है, आप यहाँ हैं और आपके यहाँ पर आगे सामने गाड़ी चल रही है, अब आप कितनी दूरी बना के रखेंगे? इसको बोलते हैं मतलब कि एक सुरक्षा दूरी, सेफ डिस्टेंस, सुरक्षात्मक दूरी। और ये 2 सेकंड के रूल के अकॉर्डिंग होती है। 2 सेकंड का रूल आपने पढ़ा होगा और आपको पता होगा। 2 सेकंड का रूल ये कहता है कि आपकी गाड़ी 2 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उतनी दूरी आपको वहां से बनानी है, आगे वाले वाहन से। ठीक है, तो ये सेफ डिस्टेंस होती है। यदि सामने वाला वाहन अचानक धीमा या रुक जाता है तो टक्कर से बचने के लिए पर्याप्त दूरी जो होगी वही एक सेफ डिस्टेंस होगी और वो आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। प्रश्न 12, जब आप स्थिर हों तो आपको अपने हॉर्न का उपयोग नहीं करना चाहिए जब तक कोई चलती गाड़ी आपको खतरे में न डाले। किसी भी समय जब तक इसका उपयोग केवल संक्षेप में नहीं किया जाता, यह संकेत देने के लिए अलावा कि आप अभी आए हैं। यहाँ पर इसका मतलब है संक्षेप में नहीं किया जाता, मतलब छोटा कम प्रयोग करेंगे, छोटा सा बजाएंगे। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। आपको खड़ी गाड़ी में कभी भी किसी भी कंडीशन में हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? फॉर्म 1 फिटनेस का स्व घोषणा, सही बात है। फॉर्म 2 लाइसेंस के लिए आवेदन, ठीक है। फॉर्म 23 पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सभी सही है, बिल्कुल सभी सही है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण ड्राइविंग करते समय एकाग्रता का नुकसान हो सकता है? जोर से संगीत सुनना, मतलब आपका ध्यान भंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इससे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक यात्री के साथ बहस करने से, तो भी सही हो सकता है। मोबाइल फोन का उपयोग, ये भी हो सकता है। ये आप करते हैं तो कौन सी धारा आपके ऊपर लगाई जाती है और जुर्माना कितना है? कमेंट सेक्शन में बताओ, देखें अगर आपको याद है तो। कितना पढ़ते हो देखें, अभी पता चल जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा अब इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, आप अपनी कार में 13 साल के 2 बच्चों और उनके माता पिता को ले जा रहे हैं। यह देखने के लिए कौन जिम्मेदार है कि बच्चे सीट बेल्ट पहनते हैं? बच्चों के माता पिता, चालक, फ्रंट सीट पैसेंजर, बच्चे। तो ये जिम्मेदारी एक चालक की ही होती है कि जो सवारियां बैठी है वो सीट बेल्ट लगाए। प्रश्न संख्या 16, रात में अन्य वाहनों की हेडलाइट से चकाचौंध होने पर आपको क्या करना चाहिए? आगे बढ़ें, सड़क के बाईं ओर देखें, गति धीमी करें, हेडलाइट्स निचले बीम पर रखें, अपने हेडलाइट्स को लगातार डुबोएं, मतलब लो हाई करें, ठीक है, स्पीड अप करें। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। यहाँ पर आपको ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सड़क के बाईं ओर देखना है, गति धीमी करनी है, हेडलाइट्स को निचली बीम पर करना है और ध्यान से आपको सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे सामने से जो वाहन आ रहा है अब उसकी हेडलाइट तो आप नीचे कर नहीं सकते, वो करेगा तब करेगा। और वो अगर नहीं कर रहा है, आप चकाचौंध हो रहे हैं, आपकी आंखों में प्रकाश पड़ रहा है, तो आप राइट की बजाय, क्योंकि राइट में तो गाड़ी आ रही है, आपको थोड़ा सा लेफ्ट कॉर्नर पे ध्यान रख के आपको लेफ्ट साइड में गाड़ी को रखना है और गाड़ी की गति धीमी रखनी है और अपनी गाड़ी की जो लाइट है वो लो बीम पे करनी है। प्रश्न संख्या 17, ड्राइविंग 3 चीजों की पुनरावृत्ति है, वे सही क्रम कौन से हैं? 3 चीजें, यानी कि देखें, सोचें और करें। सबसे पहले आपको देखना चाहिए, फिर उसके बारे में सोचना चाहिए और फिर आपको एक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो यहां पर देखो दोस्तों, इसको बता देता हूं मैं। देखें, सोचें और करें मतलब कि पहले सबसे पहले लुक आपको करना है, फिर आपको थिंक, उसके बारे में सोचना है, फिर आपको एक्ट यानी कि कार्रवाई करनी है, ठीक है। प्रश्न 18, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 126 किससे संबंधित है? 26 से जब आप गाड़ी को खड़ा करते हैं, गाड़ी
खड़ा करते हैं तो उस समय आपको कौन सी कंडीशन में करनी है, यानी डोर बंद है, चालू, इंजन बंद, चालू, हैंड ब्रेक है, गियर है, ढलान है, उधर है, ऐसे है, पार्किंग लाइट है और है। तो यहाँ पर खड़े वाहन, चालू वाहन सड़क पर छोड़ना या बिना ब्रेक लगाए या बिना को खड़ा करना, धारा 126 किससे संबंधित है? गाड़ी खड़ा करने से संबंधित। खतरनाक स्थिति में खड़े वाहन या यातायात बाधित, ये तो गलत पार्किंग हो जाएगा और धारा 122 हो जाएगी, ठीक है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन, ये भी गलत है। बिना पंजीकरण वाहन, ये भी गलत है। ऑप्शन 1 हो जाएगा खड़े वाहन या चालू वाहन सड़क पर छोड़ना या बिना ब्रेक लगाए या बिना ड्राइवर के खड़ा वाहन करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, धारा 126 कहती है। एक राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में रखने की अधिकतम अवधि क्या है? 12 महीने होती है, आप सभी को पता है। अदर स्टेट की बात आती है, आपको याद रखना है अदर स्टेट। और अदर स्टेट में अगर 12 माह से ज़्यादा रखते हैं, 12 माह, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर धारा 47 काम में आती है। धारा 47 के अकॉर्डिंग फॉर्म संख्या 27 में आपको न्यू पंजीकरण करवाना पड़ता है, न्यू असाइनमेंट फॉर्म, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपको 12 महीने से ज़्यादा अगर रखना है तो आपको यहाँ पर दोबारा से पंजीकरण करवाना पड़ेगा। ट्रैफिक सिग्नल, जिसमें कार टेढ़ी मेढ़ी चलती हुई नजर आती है, ट्रैफिक संकेत ऐसा होता है, इसमें एक कार है और ये कार टेढ़ी मेढ़ी ऐसे इसमें होती है, ठीक है। तो मतलब कि आगे क्या है? फिसलन भरी सड़क है, इसका मतलब होता है आगे फिसलने वाली सड़क है, आपको सावधान होना चाहिए, गति कम करनी चाहिए, अचानक ब्रेक नहीं लगाने हैं और गियर डाउन करने हैं। ट्रैफिक सिग्नल दर्शाता है, आप सभी को पता होगा, यहाँ पे कार से क्या बजरी उछल रही है तो आगे क्या हो सकता है? बजरी गिरती रहती है तो आपकी गाड़ी फिसल के दुर्घटना हो सकती है। रोड रेज का क्या मतलब होता है? रोड रेज में एक जो चालक होता है ना, जो चालक, ये क्या करता है? यहाँ पे दूसरे लोगों को या तो एक्सीडेंट करता है या उनको गालियां देता है या गलत व्यवहार करता है। ड्राइवर द्वारा किया जाने वाला गलत व्यवहार है वो रोड रेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सड़क पर चालक द्वारा गलत व्यवहार करना या लड़ाई करना रोड रेज के अंदर आता है। प्रश्न संख्या 23 है, निलंबित या रद्द ड्राइविंग लाइसेंस वाला व्यक्ति ड्राइविंग कर सकता है? किसी भी हालत में ड्राइव नहीं कर सकता भाई। एक व्यक्ति जिसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, अगर वो चलाएगा फिर कैंसिल क्यों किया गया भाई, है ना, समझने वाली बात है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 24, वाहन स्टार्ट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं करना चाहिए? कौन सा काम नहीं करना चाहिए? गियर न्यूट्रल में होना चाहिए, ठीक है। पार्किंग ब्रेक ऑन होनी चाहिए, ये भी ठीक है। क्लच पेडल दबा होना चाहिए, ये भी ठीक है। रेडिएटर केस खोलकर कूलेंट टैंक का लेवल देखते रहना चाहिए। भाई जब गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये काम बंद कर देना चाहिए आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको कब ओवरटेक करना चाहिए? आप कब ओवरटेक कर सकते हैं? थोड़ी देर बाद बाएं मुड़ने का इरादा, यानी आप टर्न ले रहे हैं, आपको मुड़ना है और आप ओवरटेक कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। एक जंक्शन के पास, चौराहे के पास नहीं करेंगे। आगे का दृश्य अवरुद्ध है, मतलब दिखता नहीं है, तो जब इसके लिए उचित दशा हो, दशा अगर उचित है तो आप कर सकते हैं भाई। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। गाड़ी चलाते समय आपने तुरंत रुकने का फैसला किया गया हो तो हाथ का सही संकेत, आपको तुरंत रुकना है। आप सभी को पता होगा कि रुकने के लिए आपका जो हाथ है वो समकोण पर होता है, ठीक है, और हथेली है वो आगे की ओर होती है, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे करके ऐसे ऊपर की ओर, ये, ठीक है, ये आपका राइट हैंड है, राइट, ठीक है, और हथेली फ्रंट में होगी, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दाहिने हाथ को फैलाएं, कोहनी को समकोण पर मोड़ें और हथेली सामने की ओर बढ़ाएं, तो इसका मतलब होगा आप गाड़ी को रोकना चाह रहे हैं। वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना अपराध है, बिल्कुल। धारा 180, 81 दोनों है, 182 भी है, 188 भी है। तो आपके पास में अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, धारा 182 आपके ऊपर लागू होती है। अब बात आती है यहाँ पर, अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो मालिक के ऊपर भी जुर्माना लगता है, वो आपके 180 के अंदर लगता है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो उसका जुर्माना धारा 181 में है। दोनों ही मामलों में यहाँ पर 5-5 हज़ार का जुर्माना लगाया जाता है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस पूछे तो यहाँ पर धारा 181। आपको पूछे कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं तो वाहन मालिक के ऊपर जुर्माना कितना हो सकता है या जिम्मेदारी या अपराध कौन सी धारा में है? तो धारा 180 में। वाहन मालिक का नाम आने पर आपको 180 करना है। धारा 118 के उल्लंघन पर जुर्माना देय होगा। धारा 118 यहाँ पर 500, 1500, 1000, 1500, 1000, 2000, 500 और 1000। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि धारा 118 है, ये लगता है अगर उल्लंघन करते हैं तो धारा 177A लागू होती है। ये ड्राइविंग नियम से संबंधित है भाई। ड्राइविंग जो नियम होते हैं, ड्राइविंग रूल जो होते हैं ना, उनका अगर पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। और यहाँ पर जुर्माना पहली बार में 500, दूसरी बार में 1000 भी हो सकता है, 500 से 1000 तक जुर्माना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 29 है, नई कार के लिए आजीवन कर। आपका नई कार के लिए जो जीवन कर होता है वो 15 साल के लिए पे करते हैं। वन टाइम टैक्स होता है भाई,
वन टाइम, ठीक है, वन टाइम टैक्स 15 साल के लिए एक ही बार में। आपकी जो आरसी है, फिटनेस है, टैक्स है, ये तीनों चीज़ें क्या होती है, 15 साल के लिए होती है। 15 साल के लिए कौन सी गाड़ी में, प्राइवेट व्हीकल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रियर स्पोर्ट देखने के लिए मोटर चालक उपयोग करते हैं। रियर स्पोर्ट मतलब कि पीछे का स्थान देखने के लिए, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण होता है भाई, ठीक है। यहाँ पर एक चाहे रियर हो, आपके रियर की बात आ जाए चाहे साइड की बात आ जाए, तो दोनों में ही यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हेडलाइट में, ये हेडलाइट में है भाई, हेडलाइट, ठीक है। तो आपको याद रखना इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा। अगला प्रश्न, नए कार वाहन को जारी किए गए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता होती है। नई कार, अभी देखो नई कार है, नई कार शब्द आ गया है। कार क्या होती है, प्राइवेट व्हीकल है, और अभी मैंने बताया था प्राइवेट व्हीकल का 15 साल के लिए यहाँ पर क्या होता है, फिटनेस प्रमाण पत्र जारी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉमर्शियल व्हीकल होता तो यहाँ पर 2 साल के लिए हो जाता, सीवी कॉमर्शियल व्हीकल, ठीक है। प्रश्न 32, आपके पास 2 वाहन है जो अभी कर्नाटक राज्य में खड़े हैं, आप उन्हें दिल्ली लेकर आना चाहते हैं, तो दूसरे वाहन को रस्सी से खींचते समय मोटर वाहन की गति इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। गति कितनी हो सकती है, आप एक दूसरे वाहन को अगर आप खींच के लाना चाहते हैं, पहली बात तो आप इतनी लंबी यात्रा खींच के कर नहीं सकते, आप कर्नाटक से दिल्ली आप ला नहीं सकते, ठीक है ना। और दूसरी बात, मैक्सिमम स्पीड का भी पूछे तो यहां पर गति सीमा 25 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछा, हम आप वाहन को ऐसे बिना परमिशन टो नहीं कर सकते। आपकी गाड़ी टो करने वाली ही हो तो ही टो कर सकते हैं, अनावश्यक रूप से नहीं आप टो कर सकते। तो यहां पर इस प्रश्न का जवाब ये, अब अगर केवल गति पूछता तो यहां पर 25 हो जाता, वरना यहां पर डी हो गया है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी और सी, ये दोनों इसका आंसर है, वो राइट आंसर है। केवल गति पूछते तो 25 हो जाता, केवल ये पूछते हैं कि आप लाना चाहते हो तो ला सकते हैं क्या, तो आप नहीं ला सकते, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटर वाहनों से निकलने वाली खतरनाक गैसों में शामिल नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे अच्छी है, ये तो हमारा जीवन है और हम इसको श्वास के रूप में लेते हैं, पता है, तो ये नहीं निकलती हुई, ठीक है। तो यहाँ पर खतरनाक गैसों में ये शामिल नहीं है, खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक कौन सी होती है, गाड़ियों से जो गैसें निकलती है उनमें सबसे खतरनाक गैस कौन सी है, जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करती है, उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताओ। मोटर वाहन अधिनियम की धारा जो सुमेलित नहीं है, जोड़ा सुमेलित नहीं है। धारा 134 किसी दुर्घटना में ड्राइवर का कर्तव्य, सही है। धारा 2 क्यूब धारा 12A में गोल्डन आवर यानी कि स्वर्णिम घंटा, ये भी ठीक है। धारा 126 खड़े वाहन, बिल्कुल वाहन को खड़ा करेंगे तो हम डोर लॉक करेंगे, इंजन बंद करेंगे, पार्किंग लाइट ऑन करेंगे, सड़क किनारे करेंगे और करेंगे, ये चीज़ें धारा 126 में होती है। धारा 134A, नेक व्यक्ति जो अवार्ड के लिए पीड़ित व्यक्ति की सहायता करता है, अवार्ड के लिए मतलब इनाम के लिए करता है, नहीं भाई इनाम के लिए नहीं करता, वो मानवता के नाते करता है, भलाई के नाम पे करता है। इनाम तो उसको हो सकता है दे न दे ना, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा अभी। प्रश्न संख्या 35, भारी वाहनों के लिए मल्टी लेन मार्ग पर कौन सा लेन होता है। आप सभी को पता है कि ये माना कि कोई रोड है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। ये 3 नंबर जो है ये एक तो ओवरटेकिंग के लिए होता है, एक स्पीड वाहनों के लिए होता है, एक वीआईपी लेन भी इसको बोला जा सकता है ना, और एक जो 2 नंबर लेन है ये एलएमवी गाड़ियों के लिए होता है, और 3 नंबर जो लेन होता है यहाँ पे ये सबसे जो बायां लेन है तो ये आपके एचएमवी गाड़ियों के लिए होता है। तो यहाँ पर भारी वाहनों के लिए पूछा है ना, तो भारी वाहन सबसे बायां लेन, ये 1 नंबर लेन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें सीखने को मिला होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वाहन के ब्रेक में व्हील सिलेंडर लगा होता है, व्हील सिलेंडर लगा होता है ड्रम के बाहर, हब के अंदर, ब्रेक शू के मध्य और ब्रेक शू के बाहर। आप सभी को पता है जब ब्रेक शू होते हैं ऐसे, तो यहाँ पर लगता है व्हील सिलेंडर, ये ब्रेक एडजस्टर होता है, एडजस्ट या एक्सपेंडर भी बोलते हैं इसको, एक्सपेंडर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो ये होता है ना, ये व्हील सिलेंडर होता है, तो ये ब्रेक शू के मध्य होता है, कहाँ होता है, ब्रेक शू के मध्य होता है। ये आपके ब्रेक शू हैं, ये लो इस टाइप के। अगला प्रश्न, ट्यूबलेस टायर के संबंध में गलत बताना है भाई, गलत कथन है ट्यूबलेस टायर में। इन टायरों में शोल्डर मजबूत होते हैं। शोल्डर क्या होता है, शोल्डर का मतलब इसकी जो दीवार है, दीवार साइड की जो दीवार है ना, साइड की दीवार वो मजबूत होती है, बिल्कुल सही है। ये टायर हल्के मोटर वाहनों में उपयोग होते हैं, बिल्कुल हल्के में होते हैं, भारी वाहनों में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। ट्यूबलेस टायरों में रबड़ की ट्यूब काम में ली जाती है, गलत है भाई। रबड़ की ट्यूब होती नहीं है ट्यूबलेस में। ये टायर पंचर होने पर कम फ्लैट होते हैं, फ्लैट का मतलब है पिचकना, यानी कि ये हाइट है टायर की, जब हवा निकल जाती है तो ये पिचक जाते हैं ना, तो ये जो ट्यूबलेस टायर हैं पिचकते नहीं है, इसीलिए पंचर होने के बावजूद भी ये टायर है वो चलते रहते हैं। तो क्या है, कम फ्लैट होते हैं, बिल्कुल सही बात है, कम फ्लैट होना। मोटर वाहन में 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट का 1 चक्कर बराबर होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट का 1 चक्कर है, कैमशाफ्ट का आधा, कैमशाफ्ट का 1, कैमशाफ्ट का 2, कैमशाफ्ट का 4।
आप सभी को पता है कि यहां पर एक तो मोटा पहिया होता है, एक छोटा पहिया होता है। ये आपकी क्रैंक है, क्या है ये क्रैंकशाफ्ट छोटी है, ये केम है। तो यहां पर ये एक चक्कर लगाएगा तो ये आधा चक्कर लगाएगा, ये अगर 2 लगाएगा तो ये 1 लगाएगा, मतलब कि आधा होता है। इसके क्रैंक का आधा घूमेगा, ठीक है। तो केम शाफ्ट का आधा चक्कर होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताओ। निम्न में से गलत कथन है। रेडियल टायर की बनावट समकोण पर होती है, टायर में हवा प्रेशर पौंड में मापा जाता है, ये दोनों ही कथन सही है भाई। ट्यूबलेस टायर में हवा का रिसाव धीरे धीरे होता है, ट्यूबलेस टायर में, ये भी ठीक है। ट्यूब टायर में हवा प्रेशर कम रखा जाता है, बिल्कुल ये गलत है। ट्यूब टायर होता है ना, इसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों चीज़ें होती है। लेकिन जो आपका जो मतलब ट्यूबलेस है ना, इसमें आपको एक एवरेज ही हवा रखनी पड़ती है। लो प्रेशर ही टायर होते हैं वो, हाई प्रेशर पर उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है, ट्यूबलेस का। इसीलिए आप उनका प्रयोग भारी वाहनों में नहीं करते। ट्यूबलेस टायरों को हाई प्रेशर पर आप नहीं रख सकते, क्योंकि उनमें वो हाई प्रेशर पर काम करते नहीं है, और हाई प्रेशर पर काम नहीं करने के कारण ही उनका लोड वाले व्हीकल में या भारी वाहनों में प्रयोग नहीं होता है। आप समझ गए नहीं समझे भाई, तुरंत कमेंट सेक्शन में बताओ। केम शाफ्ट लगी होती है, केम शाफ्ट कहाँ लगी होती है? ये आपकी क्रैंक है, क्रैंक के जस्ट ऊपर यहाँ पर केम होती है, ये केम है और ये क्रैंक है। आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है पता नहीं भी, बताओ आप कुछ। तो यहाँ पर इसके समानांतर होगी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 41 है, ऑयल फिल्टर लगा होता है। ऑयल फिल्टर कहाँ लगा होता है? ये आपका इंजन है, इंजन के ऊपर तो सिलेंडर हेड होता है या इंजन हेड होता है, ये ब्लॉक होता है, सिलेंडर ब्लॉक होता है। ये आपका ऑयल संप होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये सिलेंडर ब्लॉक में लगता है। कहाँ लगता है? सिलेंडर ब्लॉक में, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से गलत कथन बताना है। मैंने आप सभी को बताया इस वीडियो में हमने बिल्कुल भी फालतू बातें नहीं करी है, और जस्ट तुरंत हर प्रश्न के बाद प्रश्न किया है, खूब एक्सप्लेनेशन किया है। फिर भी साथियों आप इस क्लास को लाइक नहीं कर रही है, आपकी गलती है भाई। ऐसे लाइक नहीं करोगे तो सेशन बंद कर देंगे, आगे सेशन लेंगे नहीं भाई। लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट में बताओ आपकी राय क्या है क्लास के बारे में। अच्छी लगती है तो इस क्लास को शेयर भी करो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। गलत कथन पूछा है, पेट्रोल इंजन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, गलत ये आंसर है, ठीक है, पहला ही गलत हो जाएगा। डीजल इंजन हीटर प्लग का उपयोग किया जाता है, हीटर प्लग केवल ठंडे इंजन को गर्म करने में काम आता है। डीजल इंजन में केवल शुद्ध हवा का कंप्रेशन होता है, बिल्कुल शुद्ध हवा का कंप्रेशन केवल, ये भी ठीक है। हीटर प्लग का प्रयोग ठंडे मौसम में ठीक है, डीजल इंजन में हीटर प्लग का, ये भी ठीक है। पेट्रोल इंजन जो होते हैं ना, वो यहाँ पर एल्यूमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं और हल्के बनाए जाते हैं, हल्के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये कंप्रेशन के सिद्धांत पे काम नहीं करते हैं। और डीजल इंजन है वो कास्ट आयरन के मजबूत बनाए जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर कंप्रेशन के सिद्धांत पे काम करते हैं। अगर डीजल इंजन को कमजोर बनाओगे तो वो फट जाएगा। पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन कम होता है, इसलिए वो फटता नहीं है ना। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान आपको करना है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। क्लच के संबंध में गलत कथन, क्लच के संबंध में गलत कथन। क्लच फ्लाईव्हील के साथ मेश होती है, बिल्कुल सही बात है। क्लच का कार्य इंजन को गियरबॉक्स के साथ मेश करना या अलग करना होता है, ये भी ठीक है। क्लच में प्रेशर प्लेट केवल क्लच दबाने पर ही प्रेशर लगाती है। क्लच में प्रेशर प्लेट केवल क्लच दबाने पर नहीं, क्लच को छोड़ने पर प्रेशर लगाती है, क्लच को छोड़ने पर प्रेशर लगाती है, उल्टा लिखा हुआ है। क्लच में प्रेशर प्लेट केवल क्लच दबाने पर ही प्रेशर हटा देती है, बिल्कुल ये बात ठीक है। देखो, क्लच दबाने पर ही प्रेशर हटाती है, नहीं तो वो हमेशा दबा के रखती है। प्रश्न 44, स्टीयरिंग सिस्टम का भाग नहीं है। टाई बैंड, टाई रोड, व्हील बॉल, व्हील जॉइंट, हुक्स जॉइंट, यहाँ पर टाई बैंड इसका भाग नहीं है, बाकी सभी भाग हैं। प्रश्न 45, इंजन में स्ट्रोक का सही क्रम, सबसे पहले आपको देखो सक्शन सही है, इनलेट ये गलत हो गया, सक्शन यहाँ पे गलत हो गया, शक्ति गलत हो गया, सक्शन कंप्रेशन पावर निकास, ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 46, गास्केट क्या होता है? गास्केट एक प्रकार की सील होती है, जो कि आप सभी को पता है सिलेंडर जो हेड होता है, सिलेंडर ब्लॉक होता है, इन दोनों के बीच में हेड गैस्केट के नाम से, हेड गैस्केट HG के नाम से प्रयोग होती है। सिलेंडर ब्लॉक और ऑयल संप जो होता है, ऑयल संप, इन दोनों के बीच में भी आती है काम में, और इसका नाम होता है ऑयल गैस्केट, OG और HG नाम याद रखना। TDC का पूरा नाम होता है, सभी को पता है, टॉप डेड सेंटर, है ना। तो ये सिलेंडर का सबसे ऊपरी भाग होता है। स्पार्क प्लग का काम होता है, स्पार्क प्लग का काम है चिंगारी पैदा कर फ्यूल को जलाना, और ये हमेशा पेट्रोल इंजन में होती है। किसमें? पेट्रोल इंजन में होती है, आपको याद रखना है। प्रश्न 49, वाहन में लगी एक्सेल या शाफ्ट का सही क्रम, आप सभी को पता है, सबसे पहले इंजन होता है, इसके बाद फ्लाईव्हील होता है, इसके बाद क्लच होती है, गियरबॉक्स होता है, यू जॉइंट होता है, प्रोपेलर शाफ्ट होती है, यू जॉइंट होता है, फिर डिफरेंशियल हो जाता है, और डिफरेंशियल के बाद में रियर एक्सेल होती है ना। तो यहाँ पर पूछा है, तो सबसे पहले देखो प्रोपेलर शाफ्ट है, डिफरेंशियल है, रियर एक्सेल है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें डिफरेंशियल पहले आ गया, गलत है। रियर एक्सेल पहले आ गया, गलत है। प्रोपेलर शाफ्ट, रियर एक्सेल, डिफरेंशियल लास्ट में दे दिया, ये गलत है, ठीक है।
तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। टर्बो चार्जर को घुमाया जाता है इंजन द्वारा, कार्बोरेटर, फ्लाई व्हील, एग्जॉस्ट गैस। तो एग्जॉस्ट गैसों के माध्यम से यहाँ पे टर्बो चार्जर को घुमाया जाता है। टर्बो चार्जर का काम तो है इंजन को हवा कंप्रेशन के साथ में प्रोवाइड करवाना, जिससे कि इंजन को पर्याप्त हवा मिलेगी तो इंजन की पावर बढ़ेगी। मतलब कि टर्बो चार्जर का प्रयोग इंजन की पावर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे गाड़ी का माइलेज बढ़ता है और गाड़ी को पावर ज्यादा मिलती है, ज्यादा जनरेट होती है। तो साथियों, आज का सेशन हमने सटासट सेशन में फटाफट सटासट कुछ भी कह दो, काफी अच्छा सेशन लेने का प्रयास किया है और पूरी मेहनत करके ये सेशन लिया है कि आपको कहीं ना कहीं हर प्रश्न में कुछ ना कुछ फैक्ट बताएं, बातें बताएं, और वो भी कम समय में। सबसे बड़ी बात है कम समय में अधिक जानकारी। ऐसी तैयारी करके हम आते हैं कि आपको कम समय में ज्यादा जानकारी दें, आपका टाइम कंज्यूम ना हो, आपके समय की बचत हो। तो साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा स्टडी रूम ऐप इसको डाउनलोड करके आप हमारे साथ में जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन की तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, स्पेशल नोट्स है, ई बुक है, जो भी आपको चाहिए, पुरानी भर्तियों के पेपर है, सब कुछ कंटेंट अवेलेबल है। किसी भी प्रकार की क्वेरी सहायता के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।